यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की हमारी मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर हल्दिया से लेकर, यह हल्दिया जो है आपके इलाहाबाद में है, ठीक है, से लेकर प्रयागराज तक है। सेकंड है, देखिए यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। थर्ड, यह भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 3। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को थोड़ी पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी आंसर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। स्क्रीन पर देखिए व्याख्या से हो रही है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 या फिर NW नेशनल वाटर 1, ठीक है, या गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, जिसको हल्दिया इलाहाबाद गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, इसीलिए कथन एक जो है सही है। अब उसी में ही दूसरी पॉइंट देखिए, NW1 पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। मतलब कितना राज्य हुई? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं होगा। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह 1.620 किलोमीटर मील में देखिए तो 1010 मील लंबा भारत का सर्वाधिक लंबा जल मार्ग है। स्थान अनुकूलता के विचार से सभी राष्ट्रीय जल मार्गों में ये प्रमुख महत्वपूर्ण है, इसलिए कथन 3 जो है यह भी सही है। इस तरह हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? पहला है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। तीसरा, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। डी है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए व्याख्या से हो रही है, भारत 18वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में विश्व निर्यात बाजार में वस्त्र का एक प्रमुख निर्यात देश था, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसने अपने सभी निर्यात बाजार और अधिकांश घरेलू बाजार को खो दिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में इंग्लैंड के कपास उद्योग विकसित हो गया था। औद्योगिक समूह ने अन्य देशों के आयात का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने सरकार पर सूती वस्त्र पर आयात शुल्क आरोपित करने हेतु दावा डाला ताकि मैनचेस्टर में तैयार वस्तुएं ब्रिटेन में बिना किसी बाहरी प्रतिस्पर्धा के बेची जा सके। उसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं को बेचने के लिए सहमत किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में ब्रिटिश सूती वस्त्रों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में कपास बुनकरों को एक ही समय में 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहला, निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया था। दूसरा, स्थानीय बाजार सीमित हो गए थे मैनचेस्टर आयातों के प्रभाव के कारण। अब मशीनों द्वारा कम लागत पर उत्पादित कपास में जो आयातित वस्त्र इनमें सस्ते थे कि बुनकर उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक में भारत के अधिकांश बुनाई क्षेत्रों में गिरावट की दर्ज की गई, इसीलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर शो हो रहा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण POCO अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया। दूसरा कथन क्या है, यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या हो रही है,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत स्थापित का एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए, आयोग में क्या क्या शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष जो व्याख्यात व्यक्ति हो तथा जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो। दूसरा देखिए, 6 सदस्य जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए कथन 2 सही है। इस तरह हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन बी केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इस श्रेणी में उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली घरेलू सब्सिडी और समर्थन उपाय शामिल होते हैं। हालांकि कृषि में इन सब्सिडियों के तहत किसानों को अपने उत्पादन को सीमित करने की आवश्यकता नहीं होती। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सब्सिडी को संदर्भित किया है। तो ये जो गद्यांश है किस श्रेणी की सब्सिडी को संदर्भित किया है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है अम्बर बॉक्स, बी है रेड बॉक्स, सी है ग्रीन बॉक्स, डी है ब्लू बॉक्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो चलिए कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं की पदावली में सब्सिडी को सामान्य रूप से बॉक्स के रूप में पहचाना जाता है, जिन्हें ट्रैफिक लाइट का रंग दिया गया है। ये ग्रीन अनुमति, अंबर येलो मतलब धीरे चले अर्थात कम किए जाने वाले आवश्यकताएं हैं, रेड वर्जित या फिर निष्बंध जो कृषिगत अनुबंधों में लाल या रेड बॉक्स नहीं होता, परंतु अंबर बॉक्स में जो प्रतिबद्धता स्तर से अधिक घरेलू समर्थन की प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी होती है जो उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रम में संबंध होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, अंबर बॉक्स। इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडी आती है जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती है। इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निवारण तथा कृषि उत्पादकों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है, इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर है। स्क्रीन पर देखिए, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, नागपंथी संत गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायी थे। दूसरा कथन देखिए, वे अलौकिक शक्तियों और प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते थे। तीसरा है, उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों की निंदा की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर को कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपकी व्याख्या शो हो रही है। प्रारंभिक मध्यकालीन संत मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ को नाग संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उनके शिष्यों को नागपंथियों के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 1 जो है हमारा वह सही है। इसी में दूसरा पॉइंट है, देखिए, वे अलौकिक शक्तियों और प्रथाओं में विश्वास रखते थे। वे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बढ़ते तंत्रवाद से भी प्रभावित थे, इसलिए कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। इसी में ही लास्ट पॉइंट देखिए, इस संप्रदाय के कई योगी निम्न जाति के थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकारों की निंदा की थी, इसीलिए हमारा जो कथन 3 है वो सही है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपर IAS को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए किसी भी वीडियो में जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन पे आप देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।